एक तरफ फ्रांस है तो दूसरी तरफ नेपाल। नेपाल में जिस तरह से हिंसा और आगजनी हुई उसके निशान आज चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन और सिंह दरबार की दीवारें अब आग से काली पड़ चुकी हैं। और देखिए क्या हालत है नेपाल में। अब भी कई इमारतों से धुआं उठ रहा है। नेपाल में अब भी तनावपूर्ण हालात बने हैं। नेपाल की सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि अंतरिम सरकार का गठन होने तक पूरे देश की कमान उसी के हाथ में रहेगी। और नेपाल में जो कर्फ्यू लगाया गया था उसे भी 11 सितंबर को सुबह 6 बजे तक आगे बढ़ा दिया गया। और यह भी कहा जा रहा है कि अब से किसी भी तरह के अगर प्रदर्शन होता है, तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी होती है, हिंसा कोई करता है तो इसको क्रिमिनल एक्ट, आपराधिक श्रेणी में डाला जाएगा। सेना की सख्ती के बाद राजधानी काठमांडू में सड़कों पर सन्नाटा है और लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है। ये आज की तस्वीरें हैं जहां पर आप इमारतों पर कालिख देख रहे हैं और एक अजीब सा सन्नाटा है। सन्नाटा एक ऐसे देश का जिसने 36 घंटे बल्कि बीते 48 घंटे में ऐसी हिंसा देखी, ऐसी आगजनी देखी, ऐसा गुस्सा, ऐसा आक्रोश देखा। अब जाकर सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा वैक्यूम इस वक्त पूरे नेपाल में दिख रहा है। नेपाल की सेना ने अपील की है। ये देखिए वहां की पार्लियामेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन ड्रोन शॉट्स में आपको वहां की संसद की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और उस पर जो ये दीवारों पर कालिख इस वक्त लगी हुई है वो भी दिख रही है। और इसी के साथ साथ वो गहरा सन्नाटा। नेपाल की सेना ने अपील की है कि जो भी हथियार, गोलियां, बंदूकें आंदोलन के दौरान लूटी गई हैं उन्हें तुरंत लौटाया जाए, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस मामले में आज 27 लोगों को हिंसा, आगजनी, लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया और इनके पास से लूटे गए लगभग 3.5 लाख रुपए और 31 बंदूकें भी बरामद की गई। इसके अलावा काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पहले अनिश्चितकाल के लिए बंद रखा गया था, लेकिन अब यहां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। और हमें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर का एक वीडियो मिला है जहां प्रदर्शनकारियों ने हिंसा और आगजनी की थी। और आपको भी ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए जिससे आपको ये पता चलेगा ये प्रदर्शन कितने हिंसक हो गए। हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी में हैं और ये जो घर है ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का है। और उनके घर के भीतर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भीड़ ने, मॉब ने उनके घर को पूरी तरीके से जला दिया है। अगर आप देखें चारों तरफ तो उनके सारे सामान बिखरे पड़े हैं। भीतर जितने बेड हैं, बक्से हैं, लोगों ने लगता है पूरा बक्सा जो संदूक है उसे लूट लिया है। इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें सब कुछ चीख चीख कर कह रही हैं कि किस हाल में उनका घर आ चुका है और किस कदर गुस्सा बरपा था आम लोगों का। हमें ऐसे भी कई वीडियोस मिले हैं जिनमें प्रदर्शनकारी सुपरमार्केट, दुकानों में लूटपाट करते हुए दिख रहे हैं। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए। ये सोचिए कि आंदोलन तो सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा था, सरकार की लूटपाट के खिलाफ हो रहा था। जनता का यही कहना था कि सरकार जनता के टैक्स के पैसे की लूटपाट कर रही है, लेकिन इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में कई जो लोग वहां पर पहुंचे थे, जिनमें कई प्रदर्शनकारी थे, वही लूटपाट में शामिल हो गए। देखिए क्या हुआ है सुपरमार्केट। देखिए किसी ने सही कहा है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति तभी तक ईमानदार है जब तक कि उसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। वरना आप खुद सोचिए कि जो प्रदर्शनकारी सरकार को बेईमान बताकर उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे वो खुद लूटपाट क्यों करने लगे। आप इस घर की तस्वीरों को देखिए जो नेपाल के तीसरे सबसे अमीर उद्योगपति उपेंद्र महतो का है। उनके घर में भी प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट की और बाद में इसे भी आग के हवाले करके वहां से फरार हो गए। सबसे बड़ी घटना यह हुई कि नेपाल की अलग अलग जेलों में 13,000 कैदी फरार हो गए, जिससे अब नेपाल के आम लोग भी डरे हुए हैं और बताया जा रहा है कि यह संख्या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इन सभी कैदियों की तलाश के लिए नेपाल की सेना एक ऑपरेशन चला रही है।
भारत में भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि ये कैदी, जो कि अनेकों मामले में हत्या से लेकर तमाम संगीन आपराधिक मामलों में ये कैदी थे, वहां पर ये कैदी सेना से बचने के लिए भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। इनमें भी नौबस्ता की जेल में कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीनने की कोशिश की और इस घटना में 5 कैदी मारे गए, लेकिन इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि 585 कैदियों में से 149 कैदी फरार हो गए और कई जिलों में तो हिंसा के दौरान सुनियोजित तरीके से जेल तोड़ने की घटनाएं हुई। इनमें काठमांडू की जेल से 1100, नक्खू जेल से 1200, झुमका जेल से 1575, कास्की में 773, जालेश्वर जेल में 576, चितवन से 700, कैलाली जेल से 612 और बाझांग से लगभग 65 कैदी फरार हुए और यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। यानी इस वक्त नेपाल दोहरे संकट में पूरी तरह से फंसा हुआ है, जिनमें पहला है राजनीतिक संकट और दूसरा है कानून व्यवस्था का संकट। इधर उधर ये कैदी जो भाग रहे थे, उन्होंने बहुत लूटपाट भी की। आप देख रहे थे कैसे सामान लेकर गए थे। कह रहे हैं, जानकारी आई कि जेल में भी जितना कुछ था वो लेकर बाहर भागे, फिर आर्मी ने समझाया, फिर वापस सारे आए। मतलब क्या ही हो रहा है नेपाल में। सोचिए, अगर रेप, हत्या, लूट के 13,000 कैदी जेल से फरार हो गए और नेपाल में पहले से ही इतनी अस्थिरता है, तो वहां कानून व्यवस्था का कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और यहां भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमें इन कैदियों को किसी भी तरह से भारत में घुसने से हर हाल में रोकना ही होगा। आज एक और बड़ा सवाल है और वो ये है कि क्या नेपाल की आम जनता के इस गुस्से के पीछे 6 सितंबर की एक घटना थी। आपको इस बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। ये घटना 6 सितंबर की क्या थी, जिसे सरकार दबाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि आपको याद होगा, अगर ये गुस्सा इस तरह से भड़का है तो उसके पीछे की वजह है। नेपाल में 6 सितंबर को जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगे कुछ घंटे ही हुए थे, तब काठमांडू से 7 किलोमीटर दूर ललितपुर में सुबह 7:15 पर एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी हमारे पास है। ये वीडियो देखिए। इस सड़क दुर्घटना में नेपाल के प्रांतीय मंत्री राम बहादुर की गाड़ी ने सिर्फ 11 साल की एक लड़की को टक्कर मार दी थी। और जब आम लोग इस मंत्री और उसके ड्राइवर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, तब बड़े नेताओं के दबाव में इस ड्राइवर को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर, इस बच्ची की जान चली गई, 24 घंटे के अंदर ही इस ड्राइवर को छोड़ दिया था, जिससे लोगों का गुस्सा काफी बढ़ गया। आम लोगों के बीच ये वीडियो मौजूद था, वो इसको देखकर आक्रोशित हो रहे थे और सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर था कि ड्राइवर को 24 घंटे के अंदर कैसे छोड़ दिया। नेपाल के आम लोगों को यह लगने लगा कि सरकार के लिए जनता की जान की कोई कीमत नहीं है और अगर किसी नेता की गाड़ी किसी बच्ची को रौंदकर निकल जाए, तब भी दोषियों को सजा नहीं दिलाई जाती। लोगों में यह गुस्सा जब बढ़ ही रहा था, तब 6 सितंबर को ही केपी शर्मा ओली ने इस घटना को मामूली घटना बता दिया और यह कहा कि एक छोटी सी घटना है। माना जा रहा है कि केपी शर्मा ओली के इस बयान ने एक चिंगारी का काम किया और इसके बाद 8 और 9 सितंबर को लाखों युवाओं ने हिंसक आंदोलन में केपी शर्मा ओली की सरकार गिरा दी। वो इस सरकार के भ्रष्टाचार और भ्रष्ट रवैये से इतने नाराज थे कि वो नाराजगी एक साथ सड़कों पर निकली और इस घटना में एक बड़ी सीख छिपी हुई है। सीख ये कि जब किसी देश की सरकार और न्यायिक व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठने लगता है, तब वहां की जनता ये मान लेती है कि उसे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक कि वो खुद अपने हाथ में कानून को नहीं ले। और नेपाल में भी यही हुआ।